Hi everyone. So today we are starting with a new subject that is corporate issues, in which we are going through the chapter that is uses of capital, reading number 28. So we have very small LOSs which are available. बहुत easy है, बहुत simple है. So let's start. जब भी बात करते हैं कैपिटल एलोकेशन प्रोसेस की, इट ऑल कम्स कि आपने पैसा रेज तो कर लिया, बट पैसे को आप एलोकेट कहाँ कर रहे हैं, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, पैसा आपके पास है, पैसे को कहाँ लगाएं, दैट्स नोन एज अ कैपिटल एलोकेशन प्रोसेस. Let's move the steps. We can see in the exhibit 1 that there are steps in capital allocation process. क्या step होता है? Idea generation. First of all, we have to generate the idea that uh, what are the various investment opportunities which are available. So we have to identify, and out of them we have to analyze, that is step 2, the various expected cash flows, how much is the profitability, how much is the present value, and accordingly so we can take some decision. So let's say out of 50 good ideas, 30 are good, but you can't actually invest in all 30 because in real life you don't have unlimited capital. So out of 30 you have to think how much capital is to be allocated to which project, right? That's known as capital allocation planning. And after that allocation is done, you need to monitor it कि whatever the planning was there, क्या as per plan चीज़ें हमारी चल रही हैं या नहीं चल रही. That's known as monitoring and post audit. If there is something wrong, you need to correct it, you need to modify that, what can be done to rectify the mistakes if any. Let's move to next thing. What are the type of capital projects? We have talked about कि चलो पहले आइडिया ढूंढो प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स अच्छे हो तो करो, उन प्रोजेक्ट्स में से ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स में ऐसे ऐसे एलोकेट करो, उन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करो. बट एक्चुअल में प्रोजेक्ट होता क्या है? नंबर 1 एग्जिबिट 2 में हम देख सकते हैं, एक होते हैं रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स. रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि मेरे पास एक फैक्ट्री है, नाउ आई वांट टू रिप्लेस द फैक्ट्री विद अनदर फैक्ट्री. I have a machine which I use for production. Now I want to replace this machine. So this decision is known as replacement projects. Next is expansion projects. I'm running a movie hall, and movie hall mein, let's say this is a 200 seaters movie hall. I want to expand it to 500 seater. So should I expand or not? This is the decision. This is the project which I need to work for. Yes. New next type of project is new products and services. Investments in new products, service. Let's say Coke hai, Coke launches a new type of service, that is Diet Coke. Now the Diet Coke might influence or might degrade the sales of its normal Coke. So you need to like टेक केयर ऑफ ऑल दीज इफेक्ट्स कि ये कितना इफेक्ट पड़ेगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं फ़र्क पड़ेगा. दैट्स नोन एज न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. सो यू हैव टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग दिस. फोर्थ इज रेगुलेटरी, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स. इसमें आप ये नहीं एनालाइज कर सकते कि ये लगाने से मुझे कितना बेनिफिट होगा. आप सिर्फ यही एनालाइज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है एक सेफ्टी के लिए, एक लेट्स से एनवायरमेंट कंट्रोल के लिए, एनवायरमेंट चेक के लिए आपको एक कुछ कह सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगाने हैं. तो वो इंस्ट्रूमेंट्स ये देखना होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट लगाने से अगर फर्दर कोई केस होता है, कोई लीगैलिटीज़ का इश्यूज आता है, तो उस केस में मेरी इतनी कॉस्ट बच सकती है, समथिंग लाइक दिस. बट दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अदर टाइप इज़ की मैनेजमेंट की मौज मस्ती के प्रोजेक्ट्स की. मैनेजमेंट कह रही है मुझे एक प्राइवेट जेट चाहिए, मैनेजमेंट कह रही है मुझे खुद का एक विला चाहिए जहाँ पे हम डिस्कशन करें, वहाँ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. सो दीज आर अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट. आगे हम बात करते हैं एग्जिबिट 3 की, कैपिटल एलोकेशन अजम्पशंस. लेट्स से हमने पता लगा लिया कि हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट है, चाहे वो न्यू सर्विस प्रोजेक्ट है, चाहे वो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है. कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि डिसीजंस हमेशा कैश फ्लोज को देख के करना होता है. कैश फ्लोज को देख के मतलब कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को भूल जाना है. कोई भी ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये वो कुछ नहीं होता. ओनली एंड ओनली कैश फ्लोज आर इंपॉर्टेंट. Cash flows are not accounting net income or operating income. Obviously, we don't have to see कि operating cash flow, non-operating cash flow. Cash flow means cash flow accounts इसमें हमें नहीं डालनी. Cash flows are based on opportunity costs. मैं अगर एक AC रिप्लेस कर रहा हूँ, let's take a very simple example which you all guys can actually relate. मुझे अगर अपने घर का AC रिप्लेस करना है तो AC को, पुराने AC को सेल करूँगा, नया AC आएगा,
तो पुराने एसी को सेल करके कुछ तो पैसे मिलेंगे, लेट से 5,000 रुपीज मिलेंगे, और न्यू एसी लेट से इट कॉस्ट मी 30,000 रुपीज, सो माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 25,000. सो एक्चुअल कॉस्ट इज नॉट टेकन, ओनली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर टेकन. मैंने एक लैंड आज से 10 साल पहले खरीदा था, मैंने एक लैंड आज से 10 साल पहले खरीदा था, और आज मैं इस लैंड को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लगा रहा हूँ. क्या मैं उस लैंड की कॉस्ट को इंक्लूड करूंगा? नो, आई वॉन्ट इंक्लूड, बिकॉज वो डेड कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑलरेडी इंकर हो गई है. ये प्रोजेक्ट के लिए मैंने अलग से लैंड नहीं परचेज किया. आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर. कैश फ्लोज आर एनालाइज्ड ऑन आफ्टर टैक्स बेसिस, मतलब कि यहाँ पे हम टैक्स का इफेक्ट भी लेके चलते हैं कि आफ्टर टैक्स का इम्पैक्ट आएगा. टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लो इज क्रूशियल, बिकॉज एक पैसा जो 1 साल बाद मिलना है और एक पैसा जो 5 साल बाद मिलना है, दैट हैव डिफरेंट वैल्यूज, दैट वी विल स्टडी. नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंसिंग कॉस्ट्स आर इग्नोर. इंटरेस्ट को हम इग्नोर करेंगे, रीजन बीइंग जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो उस केस में ऑलरेडी जो वैल्यू होती है फाइनेंस कॉस्ट की वो इंक्लूड होती है. तो अगर हम ऑलरेडी कैश फ्लोज में उनको इंक्लूड कर लेंगे, सो देयर विल बी डबल काउंटिंग. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज संक कॉस्ट की. मैंने बात की कि जो आपने लैंड ले लिया है उसको नहीं इंक्लूड करेंगे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मैंने जैसे एसी का एग्जांपल बताया वो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीमेंटल कैश फ्लो. आपको इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितना होगा? मेरे पास 200 सीटर एक हॉल है और मैं उसको 300 सीटर हॉल बना रहा हूँ, तो एडिशनल कितना रेवेन्यू होगा, दैट आई हैव टू सी. आई डोंट सी 300 पे कितना होगा, आई विल सी एडिशनल 100 से कितना होगा. एक्सटर्नैलिटी. एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कि कोई अच्छी चीज़ कोई बुरी चीज़, जैसे कि आपने ट्री प्लांटेशन किया, उससे कुछ ऐसा कुछ डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होगा बट काइंड ऑफ इट अफेक्ट्स यू. इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, फ्रीक्वेंटली एन इन्वेस्टमेंट अफेक्ट्स द कैश फ्लोज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में विद इन द कंपनी एक्सपेक्टेड सिनर्जीज विद इन द प्रोजेक्ट. मैंने अगर किसी कंपनी के साथ अगर एक वेंचर किया साथ में, और वेंचर करने से मुझे सिनर्जी के बेनिफिट्स मिले, तो उन सिनर्जी इफेक्ट्स को भी काउंट करेंगे वाइल टेकिंग इनटू दी whatever the assessments we are doing of a particular project. Next thing is cannibalization. जैसे मैंने बताया कि कोक अगर डाइट कोक लॉन्च करती है तो पुराने प्रोडक्ट्स उसके नॉर्मल कोक को इफेक्ट पड़ेगा, दैट्स नोन एज कैनिबलाइजेशन इफेक्ट. नेक्स्ट थिंग इज कन्वेंशनल कैश फ्लोज वर्सेज नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कन्वेंशनल कैश फ्लो मतलब पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है और सिंपल, जैसे आज पैसा लगाया और आगे पैसा आता गया. अनकन्वेंशनल मतलब आज पैसा लगाया, आया आया आया, फिर थोड़ा और लगाया, फिर आया आया आया. मतलब देयर इज नो कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि पैसा लगाया और अब आते जाएगा. उसमें पैसा लगा रहे हैं और लगा रहे हैं, फिर आ भी रहा है, फिर और लगा रहे हैं. दिस इज नोन एज अ नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो. और जो सिंपल होता है आज पैसा लगाया और अब आते जा रहा है आते जा रहा है, दैट्स नोन एज कन्वेंशनल कैश फ्लोज. इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स. इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वो होता है जिसे दूसरे प्रोजेक्ट से फर्क नहीं पड़ता. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वो होते हैं या तो आप ये प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो या फिर ये प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो. कैसे डिसाइड करते हैं वो हम आगे सीखेंगे. प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग. प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं सीक्वेंस्ड होते हैं, मतलब कि ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ अब ये कर सकते हो. मतलब आपने कुछ किया, लेट से एक आपने हाउ डू आई पुट इट इन एग्जांपल, लेट से आपने एक शुगर की आपने एक फैक्ट्री ओपन की, एंड शुगर फैक्ट्री ओपन करने के बाद आपका जो वेस्ट है, जो मोलासेस है, उससे आपको वेस्ट जनरेट हुआ, बट दैट वेस्ट कैन बी यूज्ड समवेयर एल्स. उसके बाय प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हो. तो बाय प्रोडक्ट्स से आप एक और डिसीजन ले सकते हो कि बाय प्रोडक्ट्स को कैसे बेचूं, इसको और कैसे एक्सपेंड करूं. बट ये कैसे होगा? जब आपने शुगर फैक्ट्री ओपन की होगी तभी आप सीक्वेंसिंग, आप प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग आप कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज अनलिमिटेड फंड्स वर्सेस कैपिटल रैशनिंग. अनलिमिटेड फंड्स मतलब आपके पास बहुत पैसा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स को चूज कर सकते हो. बट इन रियल लाइफ देयर इज कैपिटल रैशनिंग. कैपिटल लिमिटेड होती है, प्रोजेक्ट्स अनलिमिटेड होते हैं. देयरफॉर वी हैव टू चूज वेरी रैशनली कि हमें इसमें से कौन से प्रोजेक्ट को चूज करना है, कौन से अच्छे प्रोजेक्ट को भी दूर करना है. हाउ इज द डिसीजन मेड? we have to see where NPV is highest. we don't see IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम नहीं देखते. वही चीज़ हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अभी बात तो कर रही कि ऐसा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, कैसा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, तो क्या देख के हमें डिसीजन लेना चाहिए. देयर आर टू मेन क्राइटेरियाज, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न.
नेट प्रेजेंट वैल्यू बताता है आज रुपी वाइज कितना पैसा नेट में मिलेगा इन आज की टर्म्स। मुझे 100 रुपये 1 साल बाद मिल रहा है, उसकी आज की वैल्यू 90 रुपीज़ है। तो आज की वैल्यू लेट से मैंने आज 50 रुपीज़ लगाए और फ्यूचर में 1 साल बाद 100 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन फ्यूचर के 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 90 के आज के रुपीज़। तो मैंने 50 लगाए आज और आज के टर्म्स में मुझे 90 मिल रहे हैं। तो नेट नेट में मैंने कितना अर्न किया रुपी वाइज, दैट इज 40 रुपीज़, दैट इज 40 रुपीज़। दैट इज नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट वाई क्योंकि मैंने आउटफ्लो माइनस इनफ्लो किया। प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बताता है मैंने 50 लगाए 90 कमाए, 50 लगाए 90 कमाए, हाउ मच इज द रिटर्न, दैट इज 40/50। मैंने 50 लगाए और 90 कमाए, 90 मतलब 50 लगाए और 90 आए, तो नेट में कमाए कितने 40 मैंने कमाए, तो 40/50। दिस इज काइंड ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बट मैंने बताया कि ये एक तरह से आपको परसेंटेज में आंसर बताता है, ये आपको वैल्यू वाइज आंसर बताता है। जब भी हमें डिसीजंस लेने होते हैं हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ की नेट प्रेजेंट वैल्यू वो हाईएस्ट होनी चाहिए। आज मैं बोलूं कि एक प्रोजेक्ट है आपको 50% रिटर्न देता है, एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो 20% रिटर्न देता है। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, ये प्रोजेक्ट 100 मिलियन की कमाई करके देगा, 100 मिलियन की इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रोजेक्ट की 20 मिलियन की नेट प्रेजेंट वैल्यू है। आप किसको चूज करेंगे? आप ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जिसमें प्रेजेंट वैल्यू हाईएस्ट हो। आप परसेंटेज को नहीं देखेंगे अगर पैसे की कमी नहीं है, और अगर पैसे की कमी है तो भी हम ये देखेंगे उस प्रोजेक्ट में लगाएंगे जहां से प्रेजेंट वैल्यू हाईएस्ट हो, बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू उतनी ज़्यादा शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन। शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन मतलब मार्केट में उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। कैसे मार्केट में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है? लेट्स से आज रिलायंस एक नया प्रोजेक्ट कर रही है, उस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू लेट्स से कम्स टू $72 बिलियन। $72 बिलियन की नेट प्रेजेंट वैल्यू में बेनिफिट होने वाला है। सो $72 बिलियन डिवाइडेड बाय लेट्स से रिलायंस के 1 बिलियन शेयर्स हैं, 1 बिलियन, तो पर शेयर होल्डर कितना बेनिफिट हुआ? $72। तो उसी टाइम उसी मोमेंट जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस होगा रिलायंस का शेयर $72 से भाग जाएगा। दिस इज हाउ द होल थिंग इज डन। Net present value, you all guys know how the net present value is calculated by taking the PV which we have already discussed. IRR कैसे कैलकुलेट होती है? हमारे कैलकुलेटर में सिंपल सा एक मोड होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर में we have CF button, this CF button, CF means cash flow. In the cash flow we can enter the various cash flows. पैसा गया तो माइनस में लिख दो, आया है तो प्लस में लिख दो। After entering all the values we can press the IRR button and then we can press the CPT, that is compute button, and we can compute what is the IRR. IRR वो वैल्यू होती है जिससे प्रेजेंट वैल्यू जीरो आती है। IRR वो वैल्यू होती है जिससे प्रेजेंट वैल्यू जीरो होती है। हमें वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने चाहिए जिनकी NPV पॉजिटिव हो। NPV पॉजिटिव मतलब आज की आने वाली वैल्यू, आज के आने वाले कैश फ्लोज होल्ड अ ग्रेटर वैल्यू देन दी आज के जाने वाले कैश फ्लोज। That's known as positive NPV. That's the way how you should choose good projects. IRR के बेस पे अगर डिसीजन लेना हो, मतलब लेट्स से कि दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके NPV बहुत अच्छे हैं और मतलब NPV दोनों सेम है, तो उस केस में अगर फिर भी मुझे चूज करना हो कौन सा लूंगा, ऑब्वियसली जिसमें रिटर्न ज़्यादा होगी। IRR वो होता है जहाँ पे NPV इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब कि आज मैंने अगर 100 लगाए, आज अगर मैंने 100 लगाए तो उस केस में मैं अगर 100 को रिकवर करना चाहूं तो किस रेट से रिकवर करूं? लेट्स से मैंने आज 100 लगाए और फ्यूचर में जाके ये 100 बन जाएंगे 150, मेरी 50% रिटर्न है। ये तो सामने सामने दिख रहा है, तो हेयर 50% इज IRR, ये देख के तो बता सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आए आज आपने 100 लगाए, फिर 50 आए, फिर 80 आए, फिर 90 आए, फिर 100 आए, बताओ IRR कितनी? तो इस केस में IRR कंप्यूट करना डिफिकल्ट रहता है। लेकिन मैंने बोला आज 100 लगाए 150 बन गए, यहाँ पे आप सिंपल कह सकते हो 50% कमाया। तो इन टेक्निकल टर्म्स कह सकते हैं कि इन कैश फ्लोज को किस वैल्यू से पुल करें कि ये 100 के बराबर आ जाए। इस 150 को कितने से पुल करें 100 बन जाए?
इसको 50% से पुल करेंगे, इसको 50% से पुल करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, दैट मीन्स 100 बन जाएगा 150%। तो दैट्स हाउ द होल थिंग इज एक्चुअली डन, कि किस तरीके से ये IRR कैलकुलेशन होती है। मैंने 2 कैश फ्लोज के थ्रू इजिली बताया है, बट मल्टीपल कैश फ्लोज में जैसे मैंने बताया कैश फ्लो मोड में जाके, दिस इज हाउ द होल थिंग इज डन। I think we can continue the next methods, whatever the next things in the next video. Thank you everyone. Bye bye.